हेलो दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए क्लास आ चुकी है किसकी? तो केमिस्ट्री की। तो यहाँ पर जो क्लास है इसमें आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलता है, फुल डिटेल सोल्यूशन के साथ मिलता है। तो यह जो सेशन है खासकर बीपीएससी के लिए है, लेकिन साइंस आपको पता ही है उसकी क्या कीमत है, ठीक है, क्या वैल्यू है। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो आज की डेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जब जलाया जाता है तो वह क्या बनता है? तो वह जो है पानी बनता है। क्या बनता है? पानी बनता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका नेक्स्ट होता है ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। हाइड्रोजन यानी कि H2 को जलाने से जल का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है कि सोने को घोला जा सकता है। तो सोने को जो है घोला जा सकता है, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि सोने को एक्वारेजिया में घोला जा सकता है। किसमें? एक्वारेजिया में। ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया था। एक्वारेजिया सांद्र नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आयतन की दृष्टि से 1:3 का मिश्रण होता है, अतः इस प्रश्न का कोई भी विकल्प सही नहीं है, ठीक है। तो सोने को एक्वारेजिया में घोला जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है किसके साथ? तो कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। कौन? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है, ठीक, क्योंकि कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से यह अभिक्रिया करता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। वह धातु है, तो वह धातु जो है वह क्या है? तांबा है, ठीक है। तो वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, उस परत को जो है तांबा कहते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक, तो क्या है? एस्टर है। क्या है? एस्टर है। तो विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक जो है एस्टर है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो आपका डी है वह करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। क्योंकि यह एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो उसको जो है हेमेटाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमेटाइट कहते हैं। तो हेमेटाइट अयस्क से जो है लोहे की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो जल में अधिक विलेय होता है विरंजक चूर्ण, तो नहीं, गलत है। हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है विरंजक चूर्ण, जी सही है। विरंजक चूर्ण जो है ऑक्सीकारक है, यह भी सही है। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, यह भी सही है। तो यहाँ ऑप्शन जो ए था आपका वह गलत था। अगला प्रश्न है कि जस्ते से एक आयतन भाग को 2 आयतन भाग तांबा से मिलाने पर पीतल बनता है। तो पीतल का घनत्व जो है वह क्या है? तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है 8300 किग्रा प्रति घन मीटर। तो जो ऑप्शन बी आपका है वह करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए कि जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में जो है बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में जो है बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को जो है धन ध्रुव बनाया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 है, स्टेनलेस स्टील एक जो है मिश्र धातु है, तो किसका है? तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, या फिर हम इनमें से कह सकते हैं कि एक से अधिक। तो यहाँ पर देखिए कि स्टेनलेस स्टील यानी कि धब्बा रहित लोहा एक मिश्र धातु है जिसके संघटक तत्व जो हैं इस प्रकार हैं। इसमें आयरन की मात्रा 89%, क्रोमियम की 10%, मैग्नीज की 0.35%, कार्बन की जो है 0.25% होती है। इसमें सिलिकॉन नहीं मिलाया जाता है, जबकि अल्प मात्रा में निकिल मिलाया जाता है, ठीक है। तो ये सभी जो हैं स्टेनलेस स्टील में मिलाए गए तत्व होते हैं।
अगला प्रश्न है स्टेनलेस स्टील जो है मिश्र धातु है किसकी है? तो जो है लोहे और क्रोमियम की मिश्र धातु है क्या? स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो है किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश होता है उसको जो है बीटा किरण कहते हैं क्या? बीटा किरण कहते हैं। इसमें जो है क्या होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। तो जो एक्स किरण है, अल्फा किरण है, गामा किरण है, ये सभी जो है धनात्मक होंगी। तो रेडियो एक्टिव पदार्थों से अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं। अल्फा धनावेशित, बीटा जो है ऋणावेशित और गामा जो है वह उदासीन किरणें होती हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? तो उसको जो है 2882 होता है। तो जो ऑप्शन आपका डी है वह करेक्ट आंसर हो जाता है। तो देखिए 2882 इलेक्ट्रॉनिक संरूपण क्षारीय मृदा धातु है। 28 जो है अक्रिय गैस नियॉन है। 287 हाइड्रोजन गैस क्लोरीन है और 288 अक्रिय गैस जो है आर्गन है। अगला प्रश्न, CO समूह का जो है आबंध क्रम क्या है? तो CO, ठीक है, समूह का आबंध क्रम जो है वह 3 है। कितना है? 3 है। ठीक, देखिए कि आबंध क्रम यानी कि बॉन्ड ऑर्डर एक संख्या है जो हमें यह बताती है कि अणु या समूह बनाने वाले दो परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंधन कितना मजबूत है। आबंध क्रम का अधिक होना अधिक मजबूती तथा आबंध क्रम का कम होना कम मजबूती प्रदर्शित करता है। CO समूह का आबंध क्रम जो है 3 है। जैसे आप कहते हैं कार्बोनेट, तो कार्बोनेट जो होता है CO3 कहते हैं आप। ठीक, चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हों उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या जो है वह 4 होती है। कितनी? 4 होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आपका वह एकदम सही है। नेक्स्ट, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार जो है कौन सा है? तो ऑप्शन बी जो है अष्टफलकीय। अष्टफलकीय। तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का जो आकार है वह अष्टफलकीय जैसा है। तो ऑप्शन जो आपका बी है वह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो वह जो है ऑप्शन डी XH4 होगा। तो ऑप्शन जो डी है आपका वह करेक्ट है। तो जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की सहायता से सहसंयोजी बंध बनाएगा। हाइड्रोजन की बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए कि बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है। तो ऑप्शन जो सी है 12-3 ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होता है। अगला प्रश्न, भारी पानी, ठीक है, वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, जो भारी जल होता है उसका जो रासायनिक सूत्र होता है बहुत पूछा जाता है, D2O होता है। क्या होता है? D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। ठीक, अगला प्रश्न है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। तो जो ऑप्शन बी है आपका वह करेक्ट है। तो वे परमाणु जो द्रव्यमान संख्या में असमान होते हैं परंतु नाभिक पर समान वैद्युत आवेश यानी कि समान प्रोटॉनों की संख्या में समान होते हैं, इन्हें समस्थानिक या फिर आइसोटोप कहते हैं। दूध उदाहरण है एक जो है किसका? तो कोलाइडी विलयन का या इमल्सन का, तो दोनों का है। तो यहाँ पर जो है बी और सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। तो चलिए जानते हैं यहाँ पर कि कोलाइडी जो है एक विषमांगी मिश्रण है। इसमें मिश्रण के कण बहुत सूक्ष्म होते हैं। कोलायड के कई रूप या प्रकार हैं जैसे एरोसोल, गैस माध्यम में जो है द्रव का मिश्रण, इमल्सन जो होता है द्रव माध्यम में द्रव का मिश्रण,
जेल जो है ठोस माध्यम में द्रव का विसरण आदि। ठीक है, दूध फेस क्रीम इमल्सन का जो है उदाहरण है। इस प्रकार दूध इमल्सन है जो एक तरह का कोलायड विलयन है। अतः इस प्रश्न का उत्तर जो है वह बी और सी दोनों सही हैं। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प की यदि बात करते हैं तो इमल्सन का जो है चयन किया जा सकता है। ठीक, चलिए, एल्कोहलिक खमीर यानी कि फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट क्या है? तो एल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद जो है वह इथाइल एल्कोहल है। क्या है? इथाइल एल्कोहल। ऑप्शन जो सी है आपका वह एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में जो है वह उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई द्वारा जो है बदल दिया जाता है। किसको? ग्लूकोज को। तो यहाँ पर देखिए ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज दोनों ही एक एंजाइम जाइमेस की उपस्थिति में इथाइल एल्कोहल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जाइमेज ऑप्शन आपका करेक्ट होता है और यहाँ पर जो है और भी आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या? इन्वर्टेज एंड जाइमेन। ठीक है, जाइमेज दोनों एंजाइम ईस्ट में विद्यमान होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि इन्वर्टेज, ठीक है, इन्वर्टेज और जाइमेज, यहाँ पर इन्वर्टेज और जाइमेज, तो यहाँ पर एक से अधिक ऑप्शन करेक्ट होता है। चलिए, यहाँ पर अगला प्रश्न है कि शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। शक्कर के किण्वन से जो है वह इथाइल एल्कोहल बनता है। क्या? इथाइल एल्कोहल बनता है। तो जो ऑप्शन नंबर आपका ए है वह करेक्ट हो जाता है, इथाइल एल्कोहल। ठीक है, यहाँ पर देखिए इथाइल एल्कोहल। ठीक, चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 96 है, ग्लूकोज का सूत्र क्या है? ग्लूकोज का सूत्र क्या है? यानी कि चीनी का सूत्र यहाँ पर देखा जाए तो C6H12O6 है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका वह करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन से हैं? तो CHNO। तो यहाँ जो ऑप्शन डी है आपका करेक्ट है। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र CONH2 होता है। यूरिया में लगभग 46.67 यानी 6-7% नाइट्रोजन एमाइड के रूप में उपस्थित होता है। कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बामाइड भी कहा जाता है। कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बामाइड भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट क्या है? तो डिटर्जेंट जो है एक शोधन अभिकर्ता है। क्या है? शोधन अभिकर्ता। तो सफाई कार्य के लिए प्रयुक्त होने वाले पदार्थ साबुन एवं अपमार्जक कहलाते हैं। वास्तव में हम जिस साबुन का उपयोग वर्षों से कर रहे हैं वह अपमार्जक श्रेणी में ही आता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? तो उसको वनस्पति तेल कहते हैं। क्या? नेचुरल ऑयल कहते हैं। तो ऑप्शन जो ए है आपका वह करेक्ट हो जाता है। तो वेजिटेबल ऑयल कहते हैं। जब किसी तेल अथवा वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ विवेचित करते हैं तो तेल अथवा वसा संगत एसिड सोडियम लवण एवं ग्लिसरीन में परिवर्तित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया को जो है साबुनीकरण कहते हैं। पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती हैं? तो ऑप्शन जो डी है तांबा और जस्ता। ठीक है, पीतल में जो है तांबा और जस्तों का जो है मिश्रण होता है, यानी कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो ऑप्शन जो ए है आपका बेसिक और एसिडिक, यहाँ पर जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का जो सामान्य गुणधर्म है बेसिक और एसिडिक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है? तो ऑप्शन जो डी है उपर्युक्त सभी, अल्फा किरण भी, बीटा किरण भी और गामा किरण भी, ये सभी जो है रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं। अगला यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप अल्फ़ा जो किरणें होती हैं धनावेशित, बीटा जो है ऋणावेशित, गामा किरणें जो हैं उदासीन होती हैं। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है उसको क्या कहते हैं? उसको जो है नाइट्रोजन कहते हैं। क्या? नाइट्रोजन, जिसकी मात्रा जो है 78.09% होती है, जो कि गैसों में सर्वाधिक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु एक क्या है? मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है।
किन किन गैसों का मिश्रण है, तो देखिए वायु कई गैसों का मिश्रण है। इसमें नाइट्रोजन जो है 78.09%, ऑक्सीजन जो है 20.95%, आर्गन जो है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 जो है वह 0.036% होती है, तथा शेष में हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन आदि जो हैं गैसें मिश्रित हैं किसमें, वायु में। ठीक है। अगला प्रश्न, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन क्या है, तो उसको जो है एलिथ्रिन कहते हैं। क्या, एलिथ्रिन कहते हैं। जो मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है उसको एलिथ्रिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, तो यहाँ पर जो है देखिए कि कठोर पानी वह है जो अपमार्जक एज साबुन लगाने पर झाग सहजता से उत्पन्न नहीं करता है। इसका मुख्य कारण जो है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट हैं। तो यहाँ पर जो है आपको क्या पूछा गया कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वह करेक्ट आंसर है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हास्य गैस क्या है, तो उसको नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है आपका करेक्ट है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। इसके सूंघने पर जो है हंसी आती है। डॉक्टर इसका प्रयोग एनेस्थीसिया के रूप में भी प्रयुक्त करते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका बी है नाइट्रस ऑक्साइड करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, ठीक है, अगला जो प्रश्न है वह देखिए मैचिंग का है। तो त्वचा कैंसर, तो त्वचा कैंसर जो है वह पराबैंगनी किरणों से होता है। ठीक। ध्वनि प्रदूषण जो है किससे होगा, तो ध्वनि प्रदूषण को देखा जाए तो मापा जाता है तो डेसिबल में। किसमें, डेसिबल में। वैश्विक तापन जो है कार्बन डाइऑक्साइड से, और ओजोन छिद्र जो है वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पॉइंट आ जाता है आपका क्या, बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है कितना क्वेश्चन देखा केमिस्ट्री का, तो 109 क्वेश्चन देखा। कितना, 109 क्वेश्चन देखा। तो यहाँ पर अब हम देखने वाले हैं बायोलॉजी के क्वेश्चन। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका बीपीएससी के थ्रू जो प्रश्न पूछे गए थे वो कंप्लीट होते हैं, और यहाँ पर अब आते हैं हम जीव विज्ञान पर। ठीक है, तो चलिए अपना सेशन जीव विज्ञान पर स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर हम देखने वाले हैं टोटल 10 क्वेश्चन जीव विज्ञान से आज की डेट में या आज के सेशन में। तो देखिए पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसने लिखी है, जो पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज यह जो है डार्विन के द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक डार्विन द्वारा लिखी गई है। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इनके अनुसार जो है प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या फिर प्राकृतिक वर्णवाद कहते हैं, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय, ठीक है, यानी कि मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी है कार्बोहाइड्रेट करेक्ट हो जाता है। मानव तंत्र में इंसुलिन जो है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तो देखिए कि इंसुलिन अग्नाशय से अंतःस्रावी होता है, यह हार्मोन है। ठीक है, यह एक जो है हार्मोन है क्या, इंसुलिन, जो ग्लूकोज समस्थापन के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक जो है क्या होता है, स्वरूप होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है एंटीबायोटिक है क्या, तो यहाँ पर उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं एंटीबायोटिक। तो चलिए देखते हैं कि उपर्युक्त विकल्पों में पेनिसिलिन हो गया, सल्फाडायाजीन एंटीबायोटिक हैं। ठीक है, पेनिसिलिन और सल्फाडायाजीन
एंटीबायोटिक हैं। एंटीबायोटिक का उपयोग जो है बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर एक से अधिक ऑप्शन ई करेक्ट होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? निम्न में कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है चावल, वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए, उपर्युक्त विकल्पों में चावल कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। 100 ग्राम पके हुए चावल में लगभग जो है 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। वास्तव में चावल में 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आती है। चावल साधारण खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक विटामिन, खनिज और फाइबर प्रदान करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कीट संवर्धन क्या है? तो कीट संवर्धन जो है कीटों की वृद्धि करने का जो विज्ञान होता है उसको कीट संवर्धन कहते हैं। तो कीट संवर्धन कीटों जैसे कि केचुआ की वृद्धि करने का विज्ञान है। केचुआ कृषकों का मित्र, भूमि की आंत कहा जाता है किसको? केचुआ को। केचुआ जो है खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स जो है निम्न में से आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन है। आनुवांशिकता एवं विचरण का अध्ययन है जेनेटिक्स। तो ऑप्शन जो डी है आपका वह करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन जो सी है पराध्वनिक तरंगें वह करेक्ट हो जाता है। ठीक है, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए अल्ट्रासाउंड तकनीक के तहत पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन जो सी है वह आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? उसको सेब कहते हैं। ठीक है, उसको सेब कहते हैं। ऑप्शन जो आपका ए है वह करेक्ट है। देखिए, जब फल के निर्माण में अंडाशय यानी कि ओवरी के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हों तो ऐसे फल को असत्य फल यानी कि फॉल्स फ्रूट्स कहते हैं। जैसे एप्पल हो गया, काजू हो गया और नाशपाती हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? तो जो लौंग है वह पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो शुष्क पुष्पकली से। किससे? शुष्क पुष्पकली से जो है लौंग को प्राप्त किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर कि लौंग, जिसका वैज्ञानिक नाम हम कह सकते हैं यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्पकलिका होती है जो लौंग होती है। और आज की डेट का हमारी आखिरी प्रश्न है, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो वह फूल की कली होता है। क्या? फूल की कली। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो देखिए लौंग जो है यानी कि क्लोव्स बंद कलियों या पुष्प कलिका है जिनका उपयोग जो है भोज्य पदार्थों में, दांतों के दर्द निवारक इत्यादि में किया जाता है। लौंग के पौधे का वानस्पतिक नाम जो है साइजीजियम एरोमेटिकम है। साइजीजियम एरोमेटिकम है वानस्पतिक नाम, जो कि कुलमिट्रेसी के अंतर्गत आता है। इसका जन्म स्थल इंडोनेशिया और इसका प्रयोग समस्त विश्व में किया जाता है। यह एक सदाबहार वृक्ष है। कैसा? सदाबहार वृक्ष है जिसकी ऊंचाई 10 से 20 मीटर तक होती है और इनकी पत्तियां जो हैं बड़ी एवं अंडाकार यानी कि ओवल जैसी होती हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा? केमिस्ट्री की क्लास कंप्लीट होने के बाद हम लोगों ने जो है बायोलॉजी की क्लास देखा। ठीक है, तो यह सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि सेशन आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।